जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो समास है, समास को हम किस तरीके से पढ़ें ताकि याद हो जाए, और समास से जो प्रश्न बनते हैं वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इससे बहुत सारी जानकारी उस समास से संबंधित जान पाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें पास होने के लिए हमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें याद होनी चाहिए। वो दो बातें क्या हैं? जिनमें से पहली बात जो है वो ये है कि किसी भी विषय के जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए और ऐसा क्लियर होना चाहिए कि हम आसानी से जो है उसको समझ सकें। और दूसरी बात ये है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर भी हम अच्छे से समझ लें, उसकी समझ होनी चाहिए। तो ये दो बातें यदि आप जान लेते हैं तो निश्चय ही आप अपने किसी भी एग्ज़ाम को 100% तक आप पास कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेपीकरण। परिभाषा क्या है इसकी देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अब प्यारे दोस्तों देखिए, ये पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, इसको हम आसानी से समझेंगे। समासिक शब्द कहिए अथवा समस्त पद कहिए, इसको अगर आप समझ गए तो समास की आधी बात आप समझ जाएंगे और ये जानना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। यानी समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। यानी समास, चाहे समस्त पद कहिए या समासिक पद, दोनों एक ही बात है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो इसका क्या होगा, ये संधि विच्छेद होगा, मतलब समास, माफ करना, समास विग्रह होगा। तो इस प्रकार क्या कहेंगे हम, राजा का पुत्र। देखो आगे दिया हुआ है। अब समास विग्रह की बात करते हैं तो समास विग्रह क्या होगा। समास विग्रह में बताया गया है कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। कैसे? जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, राजपुत्र। यही राजपुत्र को जब यहाँ पे जब हमने समास विग्रह कर दिया तो हुआ राजा का पुत्र। यही हमारा कहलाता है कि ये पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें से राजा है इसका पूर्व पद हो जाएगा और ये पुत्र जो है का पुत्र ये उत्तर पद हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको आगे जो है उदाहरणों में आपको मदद करेगी। तो बात कर लेते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो एक प्रधान खंड होता है, एक गौण खंड होता है। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं, और गौण खंड किसे कहते हैं, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौण खंड कहते हैं। आगे देखिए, कुछ प्रमुख समास दिए, उनकी प्रधानता दी हुई है इस आधार। ये देखो, ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप जान गए तो आधे समास आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया अव्ययी भाव समास, कौन सा, अव्ययी भाव समास दिया है। तो जो अव्ययी भाव समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। एक नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा कि पूर्व पद की प्रधानता किस समास में होती है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, याद रखना तत्पुरुष समास के भाग हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये कहीं कहीं आपको अलग मिलेंगे, लेकिन याद रखना मुख्य रूप से तत्पुरुष समास के दो भाग होते हैं जिनको कर्मधारय समास और द्विगु समास कहा गया है। अब तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें उत्तर प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास ये दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न यहीं से बनेगा कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आप उत्तर लगाएंगे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास की बात कर लेते हैं तो इसमें भी दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान नहीं, अप्रधान, अर्थात कोई तीसरा पद होगा जो प्रधान होगा। बहुब्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे हम उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, आइए अब बात हम करते हैं, ये हमने जान लिया, अब हम उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे जिनमें से हमारा समास है। पहला समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास दिया हुआ है, उसके कुछ उदाहरण दिए हुए। अभी मैंने आपको बता दिया कि अव्ययी भाव समास जो होता है जिसका पहला पद जो है प्रधान होता है। अब देखिए पहला पद प्रधान कैसे है, देखिए दोस्तों,
पहला पद प्रधान कैसे, जैसे यहाँ पे दिया प्रतिदिन, ये समस्त पद है और इसका विग्रह हुआ है दिन और दिन, तो इसमें पहला पद देखो प्रति दिया हुआ है। तो याद रखना यदि कहीं भी उपसर्ग दिया हो, उपसर्ग जिस जिस उदाहरण में दिया होता है वो उदाहरण आपके अव्ययी भाव समास के होते हैं। किस समास के होते हैं? वो अव्ययी भाव समास के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अव्ययी भाव समास तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण आपके दिया है भरपेट, तो भरपेट जब आपका उदाहरण दिया है तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि जो जैसे भरपेट भी है, जैसे यहाँ पे दिया भरपेट, और प्रतिदिन यानी प्रति और दिन, प्रति इसमें उपसर्ग है और दिन शब्द है, तो दिन में प्रति जुड़ गया तो क्या हुआ, यानी यही अव्यय हो गया और यही पहला पद ही इसका प्रधान है, तो इसका विग्रह करेंगे तो दिन दिन होगा। यथाशक्ति यहाँ पे देखो यथा उपसर्ग है, यही अव्यय है, तो यही पद क्या है, यही प्रधान है, और जब पहला पद जिसका प्रधान होता है तो वही आपका हो जाता है अव्ययी भाव समास। यही आप पीछे पढ़कर आए हुए हैं, लिखा हुआ था, तो आसानी से आप जान पाएंगे। उसके बाद में आमरण, देखो मरण शब्द इसमें आ उपसर्ग जुड़ गया है तो ये हो गया अव्यय। आ क्या है, अव्यय है, और इसका विग्रह करेंगे तो मरण तक। इसी प्रकार से है अनुरूप, इसमें अनु उपसर्ग है, रूप शब्द है तो अनु उपसर्ग जुड़ गया, अनु इसमें अव्यय है, यही प्रधान है और इसीलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। इसका विग्रह करें तो रूप के योग्य। आगे है यथाक्रम या यथाशक्ति भी पूछा जाता है, तो यथाक्रम इसमें यथा क्या है, अव्यय है, जिसका व्यय नहीं हो सकता, तो ये क्या है आपका अव्ययी भाव समास है क्रम के अनुसार। इसका विग्रह करें तो करेंगे क्रम के अनुसार। और यदि हम भर पेट की बात करते हैं तो भर और पेट, भर जिसमें अव्यय है ये इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और इसका विग्रह करें तो पेट पर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर। आगे देखिए, अब हमारा है तत्पुरुष समास। इसमें क्या बात कही गई है, तत्पुरुष समास कहता है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अभी हमने पीछे देखा भी एक टेबल में, तो यहाँ पे क्या उत्तर पद, चाहे उत्तर पद कहिए, इसी को ही हम कहते हैं दूसरा पद, चाहे उत्तर पद कहिए या दूसरा पद कहिए, प्यारे दोस्तों एक ही बात है, उत्तर पद या दूसरा पद। तो जो उत्तर पद है वो क्या विशेष होने के कारण प्रधान होता है। अभी क्या होता था, पहला पद प्रधान होता था तो वो अव्ययी भाव, लेकिन नहीं, यहाँ देखो दूसरा पद या उत्तर पद कहिए या दूसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। देख लीजिए यहाँ पे एक रेखा चित्र बना हुआ, इसमें भी अच्छे से बताया गया है। देखो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में पूरब पद है ये विशेषण होता है। एक बात ये भी याद रखना, तत्पुरुष समास में जब पूरब पद है वो विशेषण है, अब विशेषण है तो क्या है तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा, पूरब पद। और उत्तर पद जो है वो विशेष से, प्रधान इसमें कौन है, प्रधान इसमें है उत्तर पद यानी दूसरा पद, चाहे इसको उत्तर पद कहिए या इसको हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे और एक बात याद रखना इसकी, और एक बात ये है कि विशेष बात यह है कि समस्त पद बनाते समय, यानी जब हम इसका विग्रह करने के बाद जो पद बनाएंगे, बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से, पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। देखो इसके उदाहरण से हम आसानी से समझ पाएंगे। इसका उदाहरण देखो दिया हुआ है, जैसे कर्म, कर्म क्या है, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से आपने ये विभक्तियाँ पढ़ी होगी, कारक चिन्ह पढ़े होंगे तो उन्हीं का लोप हो जाता है। जैसे गिरह कट, यानी गिरह को काटने वाला, तो यहाँ पे को कारक चिन्ह आया हुआ है, तो याद रखना गिरह कट ये कौन सा है, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद में स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, यह भी तत्पुरुष समास। करण मनचाहा, देखो यहाँ बात क्या है, तत्पुरुष समास में क्या बात कही है, फिर याद कर लीजिए, आपने पढ़ाना भी तत्पुरुष समास को पढ़ा है, तो तत्पुरुष समास में यहाँ क्या कही गई है, समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यही तत्पुरुष समास की बात अच्छे से याद रखनी है। अब यही विभक्ति चिन्ह तो है यहाँ पे उदाहरण में जो आप देख रहे हैं, क्या है, सबके सब विभक्ति चिन्ह। जैसे गिरह कट, तो गिरह को यही विभक्ति चिन्ह है। स्वर्गवास यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो ये क्या है, तो ये सभी जो है उदाहरण में दिए हुए विभक्ति चिन्ह है। जैसे करण का जो है विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, कि मनचाहा, मनचाहा उदाहरण इसमें कौन सा है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, तत्पुरुष समास है, कौन सा, तत्पुरुष समास है। बिहारी रचित यानी बिहारी द्वारा रचित, और रसोई घर, रसोई के लिए घर, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय,
अपादान में जैसे देश निकाला, देश से निकाला, याद रखना। तो क्या है, तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो और दी है संप्रदान, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों के नाथ, अधिकरण जैसे नगरवास, ये क्या असंप्रदान अधिकरण तो जानते हैं, सभी विभक्तियां हैं, कारक चिन्ह इनके दिए हुए हैं इधर। जैसे नगरवासी, इस उदाहरण को याद रखिए, दीनानाथ, गंगा जल, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ये सभी क्या है, आप बीती, बहुत पूछा जाता है आप बीती, ये इंपॉर्टेंट है। आप बीती यानी आप पर बीती, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक नए तत्पुरुष भी पूछा जाता है, नए तत्पुरुष क्या होता है, इसको याद रखिए। नए तत्पुरुष में हम याद रखते हैं जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हुआ नए तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे असभ्य, ना सभ्य यानी अनंत, ना अंत, ये सभी क्या है, नए तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है कर्मधारय। जिस समास या जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें क्या है, विशेषण विशेष की बात यहाँ भी है, लेकिन कौन विशेषण है कौन विशेष है, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, इसमें अव्ययीभाव समास भी हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, नीलकंठ क्या है, नीलकंठ में आपका कर्मधारय समास है। नीलकमल यानी नील कमल, नीला कमल, पीताम्बर, पीत धन अंबर यानी पीला वस्त्र, पीत क्या है, विशेषण है, और अंबर विशेष है। महादेव, महाधनदेव, ये महान देवता। नील गाय, नीली है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये सभी उदाहरण आपके किसके हैं, कर्मधारय समास के। आगे बढ़ते हैं हम, अधपका याद रखिए, अधपका आधा है जो पका। इसके बाद में द्विगु समास आ जाता है, महत्वपूर्ण है और सरल भी है। द्विगु समास जिस समासिक शब्द का पूर्व पर संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे देखिए समाहार क्या है, पंचवटी, पंच प्लस बटी यानी 5 बट, याद रखना संख्यावाचक, जिसका पद संख्यावाचक हो, कैसा हो, संख्यावाचक हो, तो वहाँ कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। बहुत सरल है और पूछा भी जाता है द्विगु समास, तो याद रखेंगे आप संख्यावाचक। जैसे शताब्दी, शताब्दी यानी शत धन अब्दी, तो इसमें कहो 100 अब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह, क्या हो जाएगा, इसको हम द्विगु समास कहेंगे। देखो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से दिया गया है, इसमें पूर्व पद अप्रधान होता है और इसमें उत्तर पद जो है प्रधान होता है। किसमें, द्विगु समास में, याद रखना द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है, विशेषण होता है, इसको हम द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में कितना अच्छा दिया हुआ है, देखो भाई बहन, द्वंद्व समास में इसमें भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, देखो और यहाँ पे मध्य में आ रहा है, समास विग्रह करेंगे जब हम, तो आचार विचार, आचार और विचार, माँ बाप, माँ और बाप, दाल भात, दाल और भात, खरा खोटा, खरा या खोटा, इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं वो कौन से हैं, ये द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब इस प्रकार से साथियों हमने सारे समास पढ़ लिए हैं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़रूर भेजें। प्यारे साथियों, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं और आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल DN हिंदी नॉलेज में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये सभी समासों को पढ़ लिया है। एक बार वीडियो देखा आपने, एक बार फिर देखेंगे तो अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। 2 बातें मैंने महत्वपूर्ण बताई थी, याद रखना, कि कॉन्सेप्ट समझना और उससे बनने वाले प्रश्न समझना। तो देखिए अभी ये फिर से मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। इस टेबल को आप अच्छे से देख पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस समास में किसकी प्रधानता दी गई होती है। इसको अच्छे से आप देख लें और याद कर सकते हैं। अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इस प्रकार से जिसमें जो प्रधान होता है मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे फिर, धन्यवाद।